बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज क्लास का आगाज़ करने से पहले एक सबसे बड़ी अहम बात मैंने आप लोगों से करनी है, तमाम स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों से भी और ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें कि लेक्चर जब भी आप लोग सुन रहे होते हैं तो उस लेक्चर को बड़े गौर से और तवज्जो से सुना करें। कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से ये शिकायत आई कि जी टेस्ट दिया गया लेकिन टेस्ट के सवाल ही नहीं हैं, जबकि लेक्चर के अंदर एंड में सवालात बिल्कुल थे। और ये तभी होता है कि जब आप जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, सो जाएं, नींद आ जाए या किसी भी हवाले से आपकी तवज्जो लेक्चर पे ना हो, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस वो स्टूडेंट्स जिनको सॉफ्टवेयर मिल चुके हैं, वेरी गुड। जिनको सॉफ्टवेयर अभी तक मौसूल नहीं हुए, वो फौरी तौर पे ऑफिस से रब्ता करके सॉफ्टवेयर्स को अपने पास इंस्टॉल कीजिए। वैसे हमारे पास जितने स्टूडेंट्स के ईमेल थे उन सब को हमने सॉफ्टवेयर भेज दिए हैं, कुछ ने डाउनलोड नहीं किए, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और सॉफ्टवेयर के साथ 2 वीडियोस भी भेजी थी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका मौजूद था, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस जानिब भी किसी की तवज्जो नहीं गई। तो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ होती है वो फिर आपके लिए भी परेशान कुन है। हम हाज़िर हैं, मैं मेरी टीम, कि किसी भी हवाले से कोई चीज़ आप नहीं समझ पाते तो इंशाल्लाह हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं करनी। जून तक जब तक हमारा ये सेशन चल रहा है और उसके बाद भी इवन अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। आज कुछ सवालात भी हैं, फिर उसके बाद टेस्ट के हवाले से भी मैंने गुफ्तगू करनी है। और टॉपिक हमारा है, आज हम अच्छे और बुरे घर, गुड एंड बैड हाउसेस को आज हम पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन से घर अच्छे होते हैं, कौन से घर बुरे होते हैं। सवाल पहला है कि जब जायचा बनाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जायचे का जो पहला घर है उसमें कौन सा बुर्ज जो है वो लगन में है। इस वक्त सॉफ्टवेयर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोगों के सामने मौजूद है। आप न्यू में जाते हैं, न्यू में जाने के बाद आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसको टेस्ट या सेकंड हम डेमो लिख देते हैं और उसके बाद नाउ के बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो इस वक्त जो भी मेरे लैपटॉप में डेट और टाइम आज का चल रहा होगा, इस वक्त का चल रहा है, वो फौरी तौर पे उसको ऐड करके तो जायचा कैलकुलेट कर लेगा। फिर उसके बाद शो ऑल चॉइसेस में मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब ये कैलकुलेट कर रहा है और इस वक्त असेंडेंट में सबसे पहले हाउस में 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कैंसर। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आ रही तो आप जब यहाँ पे माउस लेकर जाएंगे तो नीचे एक रीडिंग आ जाती है, वो आपको बता देगी कि इस वक्त आपका ये जो एसी पे जब आप माउस लेकर जाएंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द असेंडेंट लगना इज़ इन कैंसर, कि जायचे का जो पहला घर है वो कैंसर है। अब मिसाल के तौर पे मैं दोबारा जाता हूँ एडिट में मैं जाता हूँ। टाइम चल रहा है इस वक्त 17:16 यानी शाम के 5:16। मैं इसको कर देता हूँ, मैं रात 8 बजे का मैं 2-3 घंटे आगे चला जाता हूँ। 8 PM मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 8 PM उसने 20 करके कैलकुलेट किया। मैंने इसको फिर सेव कर दिया। अब जब ये कैलकुलेट करेगा तो असेंडेंट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है 6। ठीक है जी, 6 जब आप एसी पर लेके जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द असेंडेंट लगना इज़ इन वर्गो, कि जायचे का जो पहला घर है वो वर्गो है। हर 1-2 घंटे के बाद असेंडेंट चेंज हो जाता है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे सवाल आया था कि घर की और बुर्ज की अपनी अपनी खुसूसियत हैं। अगर अच्छे घर में बुरा सियारा आ जाए तो क्या असर छोड़ेगा। अच्छे घर में अगर कोई ख़राब या बुरा सियारा आ जाता है तो वो बुरे असरात ही छोड़ेगा, और अगर कोई अच्छा सियारा किसी बुरे घर में चला जाए तो वो बेचारा भी बुरा हो जाता है। तो जो बुरा है वो बुरा ही रहता है।
और जो अच्छा अगर बुरा हो जाए वो बेचारा फिर बुरा ही हो जाता है। तीसरा सवाल है, हम कैसे जायचा बनाकर हल निकाल सकते हैं। जायचे को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर हम अभी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जब आप जायचा, अभी तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, अभी हमने शुरू में पहली क्लास थी, घर हमने पढ़े, फिर उसके बाद हमने बुर्ज और सियारे पढ़े, फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन स्ट्रेंथ पढ़ी, शर्फ हबूत पढ़ा। अब हम आगे हाउसेस के अंदर देखेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अभी हमने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को पढ़ना है, जायचे को भी रीड करना है। मैंने अभी सिखाया ही नहीं है, मैं जायचा पढ़ना अभी मैंने किसी को नहीं सिखाया। अभी तो सिर्फ बेसिक्स अभी आपकी चल रही हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या शर्फ में ज़ुहल, राहु और केतु भी अच्छे असरात देंगे, और क्या हबूत में सियारे बुरे असरात ही देते हैं। हबूत के अंदर यानी डिबिलिटेशन में, नीच के अंदर कोई भी सियारा हो वो बुरा है और बुरा ही रहेगा। शर्फ के अंदर ज़ुहल हो, राहु हो, केतु हो, ये अब बाउंड हो। शर्फ और हबूत का मतलब क्या, बाउंड हो जाना अच्छे असर देने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शर्फ अगर किसी प्लैनेट को मिला है और वो किसी ख़राब जगह में जाके मिल गया, यानी किसी नहस घर में उसको शर्फ मिला, तो समटाइम्स वो शर्फ भी किसी काम का नहीं होता। उसको भी इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिशा बल जब अपनी दिशा में हो तो तब होगा, या अंतरदशा, महादशा, ये क्या होती है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हवाले से पूछा है कि जिस तरह से अभी पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, कि अगर कोई प्लैनेट वो अपनी डायरेक्शन में हो यानी दिशा बल हो, जो सयारा जिस जगह आपको पढ़ाया गया है वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में दिशा बल होगा। ऐसा नहीं है कि शम्स और मरीख अगर 10वें घर में 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं और वो उसके बिल्कुल सामने चौथे घर में चले जाएं और वहाँ से आप ये समझें कि जी 10वें घर को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सयारा जहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिलती है उसने वहीं पे दिशा बल होना, किसी और जगह पे नहीं होना। महादशा, अंतरदशा, ये बेसिकली दौरे असगर, दौरे अकबर, जैसे घड़ी में घंटे हैं, फिर मिनट्स होते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं अभी क्या वक्त चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि 5:20 या 25 मिनट चल रहे हैं, तो 5 का दौर चल रहा है, उसके अंदर मिनट्स चल रहे हैं, उसके अंदर सेकंड्स चल रहे हैं। इसी तरह प्लैनेट्स का भी दौर चलता है, फिर उसके अंदर दूसरे प्लैनेट्स का दौर चलता है, फिर तीसरे प्लैनेट्स का भी दौर चलता है। तो इसको महादशा, अंतरदशा, परंतर दशा, ये 3-4 होती हैं, लेकिन मेन जो यूज़ की जाती हैं वो 3 ही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अब आपको आखिरी दफ़ा इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बार बार नहीं अब कहूँगा, मैं इस पे नहीं आऊँगा। इंतहाई माजरत के साथ कोई भी जायचा बग़ैर तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश के बग़ैर नहीं बनता। आप पहले इन सारी चीज़ों को सीख लें, जब आप गुरु बन जाएंगे फिर आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है। जो मर्ज़ी का मतलब ये है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको एंड पे कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊँगा ज़रूर, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ूँगा। तो खुदारा अब ये सवाल दोबारा ना आए कि जी अगर वक्त नहीं है तो क्या करें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई 10-15 मिनट का फ़र्क है कि आप 6:20 पे पैदा हुए हैं या 6:50 पे पैदा हुए हैं, तो उसको भी अभी आप छोड़ दीजिए, वो भी आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आपने 6:20 का जायचा बनाना है या 6:50 का बनाना है, क्योंकि डिग्रीज चेंज हो जाती हैं, जायचा बदल जाता है, फिर एक कोई नक्षत्रास होती हैं वो चेंज हो जाती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा नहीं, उससे पहले एक सवाल है कि शम्स अगर कमज़ोर हो तो उसका नगीना दें या सदका दें। अगर तो कोई भी प्लैनेट, सन के अलावा कोई भी प्लैनेट अगर वीक है आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोई सयारा नहस यानी ख़राब है तो उसका स्टोन नहीं पहना जाता, उसका सदका दिया जाता है। अगर आप उसका स्टोन पहनेंगे तो वो ख़राबी को मज़ीद बढ़ा देगा, लेकिन अगर कोई अच्छा प्लैनेट वीक है तो उसको स्टोन पहनाकर उसको बूस्ट, जैसे बूस्टर डोज लग रही है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसी तरह स्टोन भी बूस्टर डोज की तरह काम करता है कि प्लैनेट की कमज़ोरी को कम करता है, उसको ताकत देता है।
शम्स सॉफ्टवेयर में ज़िला और तहसील का नाम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसका क्या करें? अगर आप किसी ऐसे शहर में पैदा हुए हैं, वो उसका नाम अगर सॉफ्टवेयर में नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई चक 36 में पैदा होता है, कोई 42 में पैदा हो रहा है, तो आपका जो भी ज़िला है या जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे झेलम है, सरगोदा है, जो मेन सिटीज़ हैं आपकी बड़ी नियरेस्ट, जो बहुत करीब हैं, जैसे आप गुजर खां में पैदा हुए हैं और गुजर खां आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा, तो इसके सबसे नियरेस्ट शहर है रावलपिंडी, या आप रवात उसमें लिख सकते हैं, या आप इस्लामाबाद, जो नज़दीक तरीन है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑलमोस्ट सेम ही आता है उसका। शर्फ व हबूत किन तारीख़ों में होगा? पैदाइशी जायचे में अगर शर्फ व हबूत, क्या ये सारी ज़िंदगी रहेगा? शर्फ और हबूत चूँकि प्लैनेट्स हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, और जब भी वो अपनी एग्जैक्ट उस सिचुएशन पे आ जाएं जहाँ पर उनको शर्फ होता है, ये इसका टाइम टेबल या स्केजुल होते हैं। आप अगर ज़ंजानी जंतरी पढ़ते हैं उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, और आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग सीख भी लेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर पैदाइशी जायचे में कोई भी सियारा शर्फ का हो तो वो सारी ज़िंदगी फ़ायदा ही देगा, अगर कोई हबूत का है तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए ख़राबियाँ ही देगा। किसी को शर्फ होगा तो जिस घर से आया है उसको भी फ़ायदा देगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आपके किसी प्लानट को शर्फ मिलता है और वो किसी और घर का, जैसे शम्स जो है वो एरीज़ में चला जाए, वहाँ पे वो शर्फ का हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जिस घर का मालिक था, जो लियो को हाउस मिला है, तो ऑटोमेटिकली उस घर को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ये नहीं कि जिधर गया है उधर नहीं। फिर इनकी नज़रें भी होती हैं कि वो देख कहाँ रहे हैं, ये भी हमने आगे पढ़ना है। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल अच्छा भी है, और मैं बताता चलूँ कि एरीज़ असेंडेंट में 8वां घर जो है वो भी क्या कहते हैं, हुमल 8वें घर से, तो क्या ये पहला घर? अब आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक जायचा मौजूद है, इस जायचे को आप देख सकते हैं, ये है वर्गो असेंडेंट का जायचा, और इस जायचे के अंदर हुमल को मिला है 8वां घर। सबसे नीचे नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि घर की जो तरतीब है वो वहीं पे रहेगी जो मैंने पढ़ा दी है, कि पहला घर पहला ही रहेगा, दूसरा घर दूसरा ही रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ज़ोडिक साइंस को कौन कौन सा घर मिलना है वो उस दिन और वक्त ने तयन करना है कि जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे उस वक्त प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी। तो अभी 8वें घर में नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब है कि 8वां घर इस वक्त एरीज़ के पास है, तो घर 8वां है वो 8वां ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहला घर उठकर 8वें घर में चला गया, पहला घर पहला ही है और 8वां घर 8वां ही है। और 8वें घर की हुक्मरानी किसके पास है? एरीज़ के पास। इस तरह से इसको देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप 8वें घर से अपने जायचे को आगे देखना शुरू करें। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगी, बट आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इसके बाद जो सवाल है, जायचे में वक्त पैदाइश कितना एग्जैक्ट होना चाहिए? टाइम ऑफ बर्थ जायचे के अंदर जितना एक्यूरेट होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप किसी को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। अगर आप उसमें 1-2 घंटे का भी फ़र्क कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने एक मिसाल आपके सामने दी है, तो होगा क्या, लगन चेंज हो जाएगी, मिजाज चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी बदल जाएगी। कि आप उसको बता रहे हैं जायचा कैंसर असेंडेंट का, और वो क्या कहते हैं उसका टाइम कुछ और है, ना उसके फाइनेंस मिल रहे हैं, ना उसकी शादी हो रही है, और आप उसे कह रहे हैं जी आपकी शादी होने वाली है, तो फिर आप गलत प्रेडिक्ट करेंगे। तो अभी आप इन चीज़ों को सीख लें आगे चल के इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी मैंने कह दिया कि डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ का ये सवाल आखिरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ, इसको गौर से सुन लें कि आइंदा अब ये सवाल नहीं आएगा, बग़ैर तारीख़ पैदाइश वक्त पैदाइश के कोई जायचा नहीं बनता। अगर कोई एक सवाल का जवाब देना हो तो क्या पूरा जायचा देखना होगा? डेफिनेटली। आपने चाहे पैसा देखना है, चाहे शादी देखनी है, जायचा तो आप मुकम्मल बनाएंगे।
कंप्लीट जायचा ही बनेगा और उसमें से देख के आप उसको बताएंगे। अगर हबूत का दौर चल रहा हो तो क्या रेमेडी की जाए, डिपेंड करता है हबूत में कौन सा प्लानट है, शम्स है, मरीख है, अतारद है, मुश्तरी है, ज़ोहल है, राहु है, केतु है, तो उनसे फिर जो चीज़ें मंसूब होंगी उनका सदका देना पड़ेगा। अगर किसी का लगन सौर है और पैदाइशी बुर्ज वर्गो, तो हम टॉरस को देखेंगे या वर्गो को। देखें, जिस तरह से एक जॉर्जियन कैलेंडर बनता है, जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो हमारा अंग्रेज़ी कैलेंडर है, तो इसी तरह बुर्जों का भी, ज़ोडिक साइंस का भी एक कैलेंडर होता है। एरीज, टॉरस, जमनाई, चलते चलते पाइसिस पे जाके ये 12 महीनों में ख़त्म हो जाता है। अब जो शख्स मिसाल के तौर पे पैदा हुआ जनवरी में, अब जनवरी में पैदा होने वाले कुछ अफराद का ताल्लुक़ कैप्रिकॉर्न से भी होता है, अगर आखिरी तारीख़ों में पैदा होंगे तो उनका ताल्लुक़ एक्वेरियस से भी होता है। इसको हम कहते हैं सन साइन, कि जिस महीने में आप पैदा हुए थे वो महीना किस बुर्ज का चल रहा था। लेकिन जब हम जायचा बनाते हैं, अब जैसे मैं कहूँ कि शबीर साहब पैदा हुए हैं जनवरी में, अब जनवरी में तो पैदा हो, लेकिन तारीख़ क्या थी, फिर ये तारीख़ बताएंगे कि जी मैं 21 जनवरी को पैदा हुआ था। अच्छा, साल क्या था, जब इन्होंने साल बताया तो पता चला कि अच्छा अब इनकी उम्र इतनी हो चुकी है। अब आप किस टाइम पे पैदा हो रहे हैं, अब जिस टाइम पे आप पैदा हो रहे हैं उस टाइम के ऊपर, जिस शहर में आप पैदा हो रहे हैं उस वक़्त आसमान पर कौन सा बुर्ज तलू था, ये बताता है आपका पैदाइशी जायचा। अगर आपका ज़ोडिक साइन जो है वो कैंसर है या टॉरस है या कोई भी है, आप वो पर्सनालिटी नहीं रखते। ये जो हम इंटरनेट पे सुनते हैं ना, आज का दिन कैसा रहेगा, मैं भी बता रहा होता हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, ये जर्नल एनालिसिस होता है, जर्नल एनालिसिस। लेकिन जो एग्जैक्ट एनालिसिस होता है, अगर आपने अपने आप को, अपनी ज़ात को पढ़ना है कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मेरा पैसा कैसा है। अब कई दफ़ा होता है कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज का दिन टॉरस वालों के लिए फ़ाइनेंशियली एतबार से बड़ा बेहतरीन है, पता चले किसी टॉरस को नुकसान हो गया, किसी की डकैती हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें से एक बंदा था जिसको पैसे, अब सारों के ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हर शख्स अपना अपना असेंडेंट अलहदा रखता है। तो आपने जब भी प्रेडिक्शन करनी है, जब भी अपने आप को देखना है, तो आपने जायचे में जो पहला घर है असेंडेंट, उसी के मुताबिक देखना है। अगर आपने अपनी शादी देखनी है, आपने करियर देखना है, फाइनेंस देखना है, रिलेशंस देखने हैं, सेहत देखनी है, वो आपका जायचा ही आपको बताएगा कि आपने उसमें से कैसे देखना है। अब एक महीने में टॉरस वाले लोग अगर पैदा हो जाते हैं, अब सारों का सवाल ये तो नहीं होगा मेरी शादी कब होगी, हो सकता है किसी का कारोबार का सवाल हो, किसी की औलाद उसको तंग कर रही हो, किसी को गुर्दे में कोई मसला चल रहा हो। क्यों सर डिफरेंट हैं? बिकॉज इसको मज़ीद डेप्थ में जाके देखना हो तो फिर हमें जायचे पे जाना पड़ता है। जायचा ही एक्यूरेसी बताता है, जायचा ही बताएगा सदका क्या देना है, जायचा ही बताएगा नगीना क्या पहनना है। अब तमाम टॉरस वालों का नगीना एक जैसा नहीं हो सकता। अब आपका सन साइन टॉरस है, लगन आपका वर्गो है, आप टॉरस का नगीना ऊपर लेके पहन लें, लेकिन पता चले कि आपके जायचे में तो आपको वीनस आपका हबूत का है, आपको कैसे पता चलेगा आपने उसका नगीना पहनना है कि नहीं? अगर कोई स्यारा ही हबूत का हो जाए, आपका अपना ही स्यारा हबूत का, आप उसका नगीना पहन के क्या उस ज़ख़म को और खुरे देंगे क्या, और उसके ऊपर मिर्चें डालें हम? तो जायचा जब तक ना देख लें कोई रेमेडी नहीं हो सकती।
इसके बाद सवाल आया है कि सयारे एक घर में अगर एक से ज़्यादा हो जाएं तो इसका क्या मतलब है। ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलता है या ऑनलाइन चलता है। ये जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिलता है इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन ही चलता है, बग़ैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल हो जाता है। अगर पाँचवां घर बुर्ज हुमल का हो तो शम्स को क्या पाँचवें घर में शर्फ मिलेगा। देखें, पाँचवां घर मैं इसी को अगर सेट कर लेता हूँ, एरीज़ को मैं दे देता हूँ पाँचवां घर। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक जायचा मौजूद है और इस जायचे का पहला घर है एक्वेरियस, 11 लिखा हुआ है, ठीक है, पहला घर एक्वेरियस है। अब अगर सन जो है वो आकर बैठ जाए यहाँ पर पाँचवें घर में, ये पाँचवां घर है, ये नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर अगर शम्स आके बैठ जाएगा, चूँकि ये है एरीज़ को मिला है, ये घर एरीज़ को मिला है, तो एरीज़ का घर जायचे में पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 8वां हो, 12वां हो, 10वां, कोई भी घर हो, जो भी होगा शम्स जब भी उस घर में होगा उसको शर्फ मिलेगा। इसके बाद सवाल है कि अगर कोई बोले मेरी तफसील नहीं है लेकिन मैं लियो से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे हालात बताएं, तो अगर उसकी डिटेल नहीं है तो आपने जो गप्पे मारनी है उसके साथ, जो तुक्के टोटके जो इम्प्रेस करने के लिए बोलना, आप बिस्मिल्लाह करके बोलें, बग़ैर जायचा उसके नहीं बनता डेट ऑफ बर्थ के। जायचे में माजी भी पता चल सकता है, जायचे में सिर्फ माजी नहीं पता चलता, जायचा आपकी पैदाइश से लेकर और जब तक आप ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुज़र रहे हों वो डेफिनेटली आपको बताता है कि किस दौर में अच्छे प्लैनेट्स का दौर था। मिसाल के तौर पे अगर यही जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये दूसरा घर सेकंड हाउस, कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, कि जुपिटर आपकी फ़लाँ तारीख़ में अच्छी जगह पे आया था, तो हो सकता है फाइनेंस आपको पैसा मिला हो, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात की आप उसको पेशन गोई कर सकते हैं कि इस अरसे में आप की गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, और भी जो चीज़ें दूसरे घर से मंसूब हैं आप उसको बता सकते हैं कि आज से 10 साल पहले मुश्तरी जब इस जगह पे अच्छी जगह पे था तो इन चीज़ों में आपको फ़ायदा हुआ होगा। और फिर मुश्तरी की कुछ नज़रात भी होती हैं, अभी टू अर्ली है, मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के इंशाल्लाह इसको हम लोग देखेंगे। आज की हमारी जो क्लास है इसका मौजू है अच्छे और बुरे घर, यानी गुड एंड बैड हाउसेस। किसी भी माशरे में जहाँ पर अच्छी टाउन प्लानिंग हो तो वहाँ पे सबसे पहले इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को हायर किया जाता है। क्यों हायर किया जाता है? इसलिए हायर किया जाता है ताकि जो भी सोसाइटी किसी जगह पे आबाद होने जा रही है उनके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम होती हैं। हमारे माशरे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स आप लोगों के सामने होती हैं। अगर वो सोसाइटीज़ बने तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि रोड्स अच्छी हों, बिजली का निज़ाम अच्छा हो, सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो, और उस कम्युनिटी के लिए एक मस्जिद हो, एक कम्युनिटी सेंटर हो, होटल्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, कि वो चीज़ें जो इंसान अपनी ज़रूरी ज़िंदगी के लिए कभी भी अवेल करना चाहे, उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, तो ये एक थिंक टैंक डिज़ाइन करता है उन चीज़ों को, जिनको हम इंजीनियर्स भी कहते हैं। अब हम आर्किटेक्ट्स जो नक्शा बनाते हैं, नक्शा नवीस जो हैं, उनकी हम मदद लेते हैं कि आप बताएं कि इस सोसाइटी को कैसे डिज़ाइन किया जाए। सोसाइटी डिज़ाइन होने के बाद जब वहाँ पे कुछ लोग आकर रहना शुरू करते हैं, किसी ने प्लॉट लिया, अब उसकी डिवाइडेशन हमने करनी है। डिवाइडेशन करने के बाद वहाँ पे कोई बिल्डिंग की तामीर करनी है। जब भी किसी बिल्डिंग की तामीर होती है तो उसके लिए भी ये डिफ़ाइन किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये घर बन रहा है, ये कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है। अब हर बिल्डिंग
का फंक्शन एक जैसा नहीं होता। अगर घर है तो उसमें फिर घर में रहने वालों की तर्ज के मुताबिक चीज़ें होंगी। बेडरूम्स होंगे, टीवी लाउंज होगा, किचन होगा, वॉशरूम्स होंगे, स्टोर रूम होगा, गराज होगा, लॉन होगा, टेरेस होगा। इस तरह की चीज़ें देखी जाती कि जो घर में रहने वाले फ़र्द हैं उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई शॉपिंग मॉल बने तो वहाँ पर फिर बेडरूम्स नहीं बनते, वहाँ पर सर्वेंट रूम्स बन सकते हैं कि उस बिल्डिंग में मुलाजिम अगर काम कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरत के लिए क्या, वो जिस पर्पस के लिए बनी है तो वहाँ पर शॉप्स ही बनेंगी या वहाँ पे ऑफिसेस बनेंगे। एक अगर मस्जिद बनती है तो मस्जिद नमाजियों के लिए मखसूस हो गई। अगर वो दिन में 5 वक्त के लिए खुलती है या 5 वक्त के लिए लोग आते हैं, बाकी वक्त मतलब वो जगह तयन कर दी गई कि यहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कोई शादी हॉल है वो 24 घंटे में से 6 घंटे के लिए अगर आबाद है और उसके बाद 18 घंटे वहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन उसका पर्पस ही वही है कि वहाँ पे गैदरिंग्स होनी है, लोगों ने इकट्ठे होना है, वहाँ पे अपनी बर्थडेज करनी है, शादी के इवेंट्स करने हैं, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, मीटिंग्स, यानी वो जगह मखसूस हो गई है कि वहाँ पे जाके आप रहना शुरू नहीं कर देंगे। या किसी शादी हॉल को आप पार्किंग नहीं अलाउड के अंदर आप दरवाज़ा खोलें गाड़ी अंदर लगा दें, नहीं। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे फंक्शन करती है और अपना अपना उसका रोल होता है, उसके मुताबिक उसकी अहमियत होती है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है। इसी तरह जायचे के अंदर हाउसेस आप पढ़ चुके हैं कि पहला घर आपकी ज़ात का, मैं एक रिवीजन भी जल्दी से करा देता हूँ कि पहला घर जो है वो आपकी ज़ात का है, दूसरा घर फाइनेंस का है, तीसरा घर मेहनत का है, चौथा घर आपके ज़हनी सुकून का, घर के सुख का है, पांचवा घर औलाद का है, मोहब्बत का है, प्यार का है, छठा घर बीमारी का है, सातवां घर शादी का है, आठवां घर हर्डल्स मुश्किलात का है, नौवां घर नसीब का, कामयाबी का, 10वां घर जो है वो करियर प्रोफेशन का है, 11वां घर ख्वाहिशात का है, 12वां घर अखराजात का है। कि हमने इसको एक एक नाम दे दिया, इन घरों के अंदर मज़ीद और चीज़ें हमने ऐड करनी। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी का अगर देख रहे हैं कि उसने किसी घर की मलकियत लेनी है तो वो मलकियत को देखने के लिए हम बीमारी के घर में उसको तलाश करें, ऐसा नहीं होगा। जिस घर के साथ बीमारी मंसूब है उसी घर से ही आप बीमारी देखेंगे। जिस घर से करियर और प्रोफेशन मंसूब हैं कि 10वां घर आपका करियर और प्रोफेशन है और आप जाके अगर उसको तलाश करें 5वें घर में, वहाँ पे महबूब तो मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि कौन कौन सा घर किन किन चीज़ों की खुसूसियात रखता है, किस से कौन कौन सी चीज़ मंसूब है। मैंने आप लोगों को मेन चीज़ें बताई हैं, मज़ीद रिसर्च आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने देखना है कि आप किस तरह से घरों के अंदर मौजूद उन मंसूबात को देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करें, मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आप अगर मेन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आती है कराकस लिस्ट और यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 12th तमाम घरों के अंदर क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं ये आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आप लोगों ने ख़ुद से अब इसके ऊपर रिसर्च करके इसको देखना है। अब कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे घर हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है ये नीम नहस हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है ये नहस हैं। आप लोग के सामने इस वक्त जो डायग्राम मौजूद है, इस डायग्राम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हम लोग कैसे डिवाइडेशन करते हैं अच्छे और बुरे घर के हवाले से। इनके कुछ नाम भी हैं, वो नाम भी आप लोग के लिए याद करना बड़ा ज़रूरी है।
जायचे के अंदर सबसे जो पहला घर होता है, अभी स्क्रीन पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहला घर। ये मत समझिएगा कि मैं एरीज़ की या टॉरस की इसकी बात कर रहा हूँ। आज का लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ घरों के हवाले से है। अभी इन घरों में ना तो कोई बुर्ज है, ना कोई सयारा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाउसेस की बात हो रही है। पहला घर हमेशा अच्छा माना जाता है। इसको हम साद भी कहते हैं, गुड भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि पहला घर आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनालिटी है। आप चाहे जितने मर्ज़ी बड़े विलन भी बन जाएं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैं को बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं अच्छा हूँ जी, मैं तो किसी। तो पहला घर जो है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर पहले घर पे कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए। वो थ्योरीज़ क्या होती हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर पहले घर पे कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए, जिसको हमारे अल्फाज में योग भी कहते हैं या उसको दोष भी कहते हैं, या हबूत आपने पढ़ लिया है, कम से कम ये अपने जहन में रखें कि अगर पहले घर का लॉर्ड हबूत का हो जाए तो वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इसको अच्छा घर इसलिए कहा जाता है चूँकि आपकी ज़ात है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे घर की तरफ। बीच में दूसरा तीसरा भी मैं स्किप कर रहा हूँ, 4th हाउस की तरफ। 4th हाउस को भी अच्छा घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा घर ये आपका घर का सुकून है। इंसान सारी ज़िंदगी किसके लिए इतनी मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, किसके लिए भागता है? घर के सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। कि मेहनत किसके लिए कर रहा है? घर में उन तमाम लग्जरीज़ के लिए कि मेरे घर में अच्छा टीवी हो, फ्रिज हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो, अब मेरा लिविंग स्टाइल। और ये माँ का घर भी है, वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है, आप पैदा हुए हैं। तो चौथा घर भी अच्छा माना जाता है, इसको भी गुड हाउस कहते हैं। और ये मोस्टली अच्छा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी थ्योरी अप्लाई हो जाए कि यानी चौथा घर, इसका अगर लॉर्ड प्लैनेट कहीं पे ख़राब जाके पोजीशन अपनी रख ले तो उसको हम कहेंगे ये थ्योरी अप्लाई हो गई है। या अगर चौथे घर का लॉर्ड प्लैनेट हबूत का हो जाए तो हम कहेंगे ये उस पर थ्योरी अप्लाई हो गई है। तो अनलेस और अनटिल ऐसा नहीं है, लेकिन इस घर को अच्छा कहा जाता है। इसके बाद हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं 7वें घर की जानिब, कि हम बीच में अभी 5वें और 6ठे को स्किप करेंगे। 7th हाउस को भी अच्छा कहा जाता है। 7वां घर ये लाइफ पार्टनर का घर है, शरीक हयात का घर, उसका घर जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हैं। इवन बिज़नेस पार्टनर्स की भी अगर आपने देखना हो तो वो 7वें घर से देखते हैं कि आपने किसी के साथ कारोबारी शराकत करनी है तो वो भी 7वें घर से देखा जाता है। फिर 7वां घर रोज़मर्रा की इनकम आमदन का भी होता है, डेली वेजेस का भी हाउस इसे कहा जाता है, कि बिल्कुल असेंडेंट के सामने है, होता ही ऑपोजिट है, ओपोनेंट है। लेकिन इसको अच्छा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जिसके साथ हमारी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, आदम और हवा की जोड़ी से इस दुनिया का आगाज़ हुआ है, तो आदम हवा के बग़ैर अधूरा था, तो रहता भी है। तो इसीलिए 7वें घर को भी अच्छा घर कहा जाता है, अनलेस और अनटिल इस पे कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए या ये घर ख़राब हो जाए, वो भी प्लैनेट्स की वजह से। आगे स्ट्रेट अवे हम चलते हैं 10वें घर की जानिब, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 10 का मतलब है ये घर का नंबर है, कोई ज़ोडिक साइन नहीं है। ये 10वां घर ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये घर है प्रोफेशन का, करियर का। आपने ज़िंदगी में क्या करना है, मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, किस फील्ड को अपनाना चाह रहे हैं। आप चाहे मेल हों फीमेल हों, दोनों के लिए घर कोई भी हो, चाहे मेल है फीमेल है, दोनों के लिए जो खसूसियात है घरों की वो सेम ही होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप मर्द के लिए 10वां देख रहे हैं तो औरत के लिए आप कोई 12वां घर देखें, नहीं, दोनों के लिए सेम ही है। ये जो 4 घर मैंने आपको बताए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसको हम कहते हैं जायचे के अंदर वाले 4 घर। ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको उर्दू में खाना हाय औताद भी कहा जाता है।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको कहा जाता है केंद्र, कि ये केंद्र हाउसेस हैं, केंद्रा भी कहा जाता है कुछ जगहों पे। तो जो अंदर वाले 4 घर हैं, इनको आप याद रख लें, अंदर वाले जो 4 घर हैं ये हमेशा अच्छे होते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां खाना हाय औताद, या वैदिक के अंदर इसको हम कहते हैं केंद्र हाउसेस। इसकी बड़ी अहमियत होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जायचे का पहला घर, दोबारा पहले घर पे आ जाता हूँ। पहला घर अच्छा है ही, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है 5वां, कि सीधा मैं चला जाता हूँ 5वें घर की जानिब, कि ये 5वां घर 5th हाउस पे मैं चला जाता हूँ। और 5वां घर प्यार मोहब्बत का घर है। 5वां घर औलाद के सुख का घर है। औलाद, इस 5वें घर में अनसर्टेन गेन भी है, तो इस घर को भी अच्छा कहा जाता है। फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जायचे के 9th हाउस की जानिब, कि पहले मैंने पहले घर का बताया, फिर 5वें का और 9वें का। इन तीनों घरों को जब हम मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगल सी बन जाती है। इस ट्रायंगल को कहा जाता है तसलीस या मोल तरकोन। मोल तरकोन इसको कहा जाता है कि ये 5वां 9वां ये जो 3 घर हैं, इनको कहा जाता है, अगर हम पहले 5वें और 9वें को मिलाएं तो फिर ये इसको तसलीस अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं। वैदिक के अंदर इसको कहा जाता है मोल तरकोन या ट्रायंगल भी इसको कहा जाता है। और ये भी घर अच्छे होते हैं, इन घरों को भी अच्छा ही कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे का दूसरा घर, जायचे का तीसरा घर और जायचे का 11वां घर 11th हाउस। ये 3 घर ऐसे हैं जिनको नीम नहस कहा जाता है। नीम नहस, नीम नहस का मतलब ये न्यूट्रल यानी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब दूसरा घर फाइनेंस का घर है ना, पैसा है, इंसान ने पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमाने के लिए क्या करे, हलाल कमाए या क्या हरबा इस्तेमाल करे। अब दूसरे घर में ख़ानदान भी है, रिश्तेदार भी हैं, तो दूसरे घर ख़ानदान के साथ अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। तो इस वजह से इस घर के अंदर दूसरे घर में बोलना भी है। अब गुफ्तगू अच्छी करेगा, बुरी करेगा। अब तीसरे घर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा घर जो है, इसके अंदर है मेहनत। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। वो टेस्ट से भी पता चल गया था, जो लोग रह गए, कि आप अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन कामयाबी इंसान को कब मिलती है, जब वो मेहनत करता है। मेहनत से लोग भागते हैं। तीसरे घर में जिम्मेदारियां भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसीलिए इसको नीम नहस भी कहा जाता है। लेकिन डिपेंड करता है इसने अच्छा होना है या बुरा होना है, ये आगे मैं देखूंगा। फिर 11वें घर की बात करूं। अब 11वां घर ख्वाहिशात का घर है। ख्वाहिशात कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्या क्या ख्वाहिशात है। फिर कारोबार का मुनाफा भी है, मुनाफा कभी होता है कभी नहीं होता। फिर 11वें घर में छोटी मोटी बीमारी भी है, कि अगर ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही हैं, अगर 11वां घर बहुत अच्छा हो जाता है तो वो साथ साथ छोटी मोटी बीमारियां भी दे देता है, बाकी चीज़ों को भी एक्टिव कर देता है। कि आपके जायचे में अगर एक घर का सयारा अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस घर में मौजूद जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं आपको मिलेंगी, साथ साथ वो भी मिल रही होंगी। तो इस वजह से चूँकि इसमें छोटी मोटी बीमारी है, इसको नीम नहस कहा जाता है। न्यूट्रल हाउसेस भी इसको हम कहते हैं। लास्ट में अब हम बात करते हैं, मैं ज़िक्र करूँगा जायचे के 6ठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का, 12th हाउस।
ये 3 घर ऐसे हैं, इन 3 घरों को बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि तय हो गया है कि ये 3 घर नहस हैं, नहस थे, हैं और रहेंगे। ये कभी भी अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते? इसीलिए अच्छे नहीं होते, सबसे पहले छठे घर की बात करता हूँ। छठे घर में क्या है? बीमारी है। छठे घर में कर्जा है। छठा घर रोग, दुख, तकलीफ़ का घर है। मैं शबीर साहब को कहता हूँ, शबीर साहब आज से ये 5 करोड़ रुपया आपका हुआ, शबीर साहब पहले तो मुस्कुराएंगे कि शाह जी बड़े मेहरबान हो गए, लेकिन मैं कहूँगा ना आप देख सकेंगे, ना आपके हाथ होंगे, ना आपको सुनने की कोई सलाहियत होगी, और आपकी दोनों टांगे भी। तो ये कहेंगे आप एक काम करें, मेरे से 10 करोड़ वापस ले लें, मुझे नहीं इस किस्म का 5 करोड़ चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इस घर में बीमारी है। कोई बंदा बीमार नहीं होना चाहता। इस घर में रोग, दुख, तकलीफ़ है। कोई बंदा तकलीफ़ नहीं उठाना चाहता। तो इस घर में चूँकि इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, मायूसी है इस घर के अंदर, कर्ज़ है, कोई कर्ज़ में मुब्तला नहीं होना चाहता। तो इस बेस के ऊपर इस घर को बाय डिफ़ॉल्ट नहस करार दिया गया, ये घर ख़राब है। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ 8वें घर की, 8th हाउस के। 8वां घर, इस घर में है हादसात, मुश्किलात, रुकावटें, दिक्कत, हर्डल्स, मौत, डेथ फोबिया। तो क्या कोई शख्स ये तमाम चीज़ें हासिल करना चाहता है? लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो हमने बयान करनी है ना कि अगर 8वें घर से रिलेटेड को प्लैनेट इस घर में आ जाता है तो आप उसको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस अरसे में मोहतात रहिएगा, आपका सयारा 8वें घर से गुज़र रहा है, गाड़ी ज़रा आराम से चलाइएगा। 8वां घर करप्शन का भी है, एलिगेशंस का भी है। को नौकरी पेशा आप उसे कहें कि भाईजान सारी ज़िंदगी आपने 2 नंबर काम किए, लेकिन ये 1 महीना ज़रा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि पकड़े जाएं। तो कोई शख्स जो है ना वो हादसात चाहता है, ना वो हर्डल्स चाहेगा, ना वो ये चाहेगा कि उसको नाउमीदी हो। इसमें नाउमीदी होती है, इसमें परेशानी है। डॉक्टर इस घर में, बीमारी छठे में, जो तबीब है इलाज करने वाला वो 8वें घर में। क्या आप रोज़ डॉक्टर की शक्ल देखना चाहेंगे? तो इस बेस के ऊपर 8वें घर को भी नहस कहा जाता है। वैसे ससुराल भी होता है यहाँ पे, ठीक है? तो 8वें घर में ससुराल भी होता है, लेकिन ससुराल अच्छा भी हो सकता है। मैं एंड पे बताऊंगा कि इस घरों को भी सिर्फ समझा रहा हूँ कि नहस क्यों है, लेकिन ये नहस घर कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं। इन पे जब कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए तो यही नहस घर सबसे अच्छा भी हो जाता है। लेकिन वो थ्योरी क्या है? वो एक योग है, वो लगता है, वो कैसे लगेगा हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं 12वें घर की जानिब, 12th हाउस। 12वां घर जो है इसका ताल्लुक़ है जुदाई से, 12वें घर का ताल्लुक़ है ख़र्चे से, 12वें घर का ताल्लुक़ है बीमारी पे होने वाले ख़र्चे से, नज़र बद, हासदीन, दुश्मन, तन्हाई, कैदोबंद, अकेलापन, इन तमाम चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है। शरीक हयात की बीमारी भी इसमें आती है। भाई एक चीज़ के इस 12वें घर में अच्छी है, वो है इमिग्रेशन, यानी बैरून मुल्क जो सेटलमेंट होती है। जुदाई है ना कि आप जिधर पैदा हुए वहाँ से आपने दूर चले जाना है, कि आपने बैरून मुल्क जाके अगर सेटलमेंट करनी है, अपने घर वालों से दूर रहना है, चूँकि जुदाई है इसके अंदर। अक्सर एक सवाल भी पीछे आया था कि तलाक़ हम कहाँ से देखते हैं? तो तलाक़ तो देखी जाती है 7वें घर से, चूँकि शादी का घर है, लेकिन आगाज़ 12वें घर की ख़राबी से ही होता है, चूँकि जुदाई आ जाती है, 2 लोग रहना ही नहीं चाहते। तो इसी बेस के ऊपर कोई शख्स नहीं चाहता मेरे ख़र्चे बढ़ें, कोई नहीं चाहेगा मैं नज़र बद का शिकार हूँ, कोई नहीं चाहेगा मेरे पे जादू हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी कैद में चला जाऊँ, मैं तन्हाई में रहूँ, अकेलापन मेरे साथ हो। तो इस बेस के ऊपर भी जो मैंने चीज़ें, और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कीजिएगा जाके 12th हाउस के अंदर क्या क्या है। इस बेस की बिना के ऊपर इस घर को भी बाय डिफ़ॉल्ट नहस करार दिया जाता है।
कि जायचे के अंदर छठा, आठवां और 12वां इसको घोल के पी लें कि ये 3 घर हमेशा ख़राब हैं और ख़राब ही रहते हैं, और इस घर को सिर्फ़ ठीक करने के लिए एक कैफियत होती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो कोई बड़ा ही को खुशकिस्मत तरीन आदमी होगा जिसके जायचे में वो योग लग जाए। अदरवाइज़ मेजॉरिटी, आपने अगर कोई काम शुरू करना है, कोई लगन का मालिक सियारा 8वें में हो, छठे में हो, 12वें में हो, तो कभी भी उस चीज़ की के फर्स्ट हाउस, मिसाल के तौर पे पहला घर, इसी को मैं मिसाली जायचा बना देता हूँ। नंबर 1 कहता हूँ कि ये एरीज़ है, और एरीज़ का लॉर्ड जो है वो है मार्स। वो आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में। बीमारी के साहिब जायचा खुद उठा और जाकर बीमारी में बैठ गया। अब वो सारी ज़िंदगी बीमार भी रहेगा, वो कर्ज़ का शिकार भी रहेगा, वो मायूस रहेगा, उसको रोग दुख तकलीफ़ रहेंगे। अगर लगन का मालिक जाकर एक घर पीछे 12वें घर में बैठ जाता है, 12th हाउस में, तो क्या होगा कि साहिब जायचा उठा और जाके ख़र्चे के घर में बैठ गया। पैसा आने से पहले ही ख़र्चा तैयार, सेविंग ही नहीं होती, अखराजात के खुद जाके ख़र्चे के घर में बैठ गए। तो इस तरह से ये नहस घर नहस ही रहेंगे। जायचे के अंदर वाले 4 घर, इसको केंद्र हाउसेस कहते हैं। जायचे के जो ट्रायंगल के अंदर घर बनते हैं उनको मोल तरकोन कहा जाता है। और मोल तरकोन की अक्सर वो एस्ट्रोलॉजर्स जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, वो अगर किसी को स्टोन रेकमेंड करना हो, 5वें 9वें घर का, पहले 5वें और 9वें घर का नगीना तजवीज़ कर देते हैं, क्योंकि जी अच्छे घर हैं, इनका नगीना पहन लें। लेकिन अगर 5वें घर में कोई सियारा हबूद का है, या 9वें घर में सियारा हबूद का है, या लगन में ही हबूद का, कि इसी जायचे को मिसाली जायचा बनाते हुए कि पहले घर में अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है, पहला घर मिसाल के तौर पे एरीज़ है, और ज़ुहल आकर पहले घर में बैठ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? ज़ुहल तो हबूद का है, तो किस तरह से आप उसका नगीना तजवीज़ किसी को कर सकते हैं? तो जब तक प्लैनेट्स की पोजीशन ना अच्छी हो, डिग्री वाइज उनको देखना भी ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर आगे एज ऑफ प्लैनेट्स पर डिग्रीज़ के हवाले से हमने पढ़ना है। तो जब तक किसी प्लैनेट की आप डिग्री ना देख लें, प्लेसमेंट ना देख लें, नगीना आपने कभी किसी को ऐसी तजवीज़ नहीं कर देना। अगर एरीज़ वाला कोई शख्स आपको ये कह दे कि मेरा ज़ोडिक साइन एरीज़ है, तो आप ठग ये देखेंगे कि मैंने किताब में पढ़ा था एरीज़ का तो नगीना बनता है सुर्ख मरजान, आप सुर्ख मरजान पहन लो। अब हो सकता है उस बेचारे के पैदाइशी जायचे में उसका मार्स मरीख हबूद का हो, तो उसका और सत्यानाश कर देगा वो। तो जायचा देखे बगैर कभी भी किसी को जेमस्टोन्स वगैरह आप लोगों ने तजवीज़ नहीं करने। ये कुछ टिप्स हैं, मैं साथ साथ बताता रहूँगा। फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा और 11वां घर जो है, इसको नीम नहस कहा जाता है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब, ये डिपेंड करता है प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इसमें बुरी भी हैं। कि अगर एक तरफ ख्वाहिशात है, कारोबार का मुनाफा है, तो साथ छोटी मोटी बीमारी भी है। एक तरफ मेहनत है तो साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो एक तरफ पैसा है तो उसमें रिश्तेदारों के दुख सुख भी झेलना है। अब हम बात करते हैं छठे और 8वें घर की। ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैंने लिख भी दिया था डायग्राम में कि ये नहस हैं, नहस ही रहेंगे, इनका आप कुछ नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।